नमस्कार दोस्तों, आम चुनाव सीरीज में आपका फिर स्वागत है। और इस बार हम बात करेंगे 15वीं लोकसभा चुनावों की। और ये लोकसभा चुनाव कब हुए थे? मई 2009 में। तो ये मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल था और इस सरकार को हम कहते हैं UPA 2 सरकार। तो इस सरकार में क्या हुआ था कि जो कांग्रेस की जो सीट थी वो और भी इंक्रीज कर गई और अब सीट हो गई 206। बीजेपी की सीट आई थी 116। समाजवादी पार्टी और BSP दोनों ही पार्टी प्रतिद्वंदी पार्टी रही हैं यूपी की, और उन दोनों की ही एक दूसरे के लगभग बराबर सीट आई थी। SP की 22 और BSP की 21 सीट। आप जानते हैं BSP की मायावती उस जमाने में क्या होती थी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होती थी। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि मनमोहन सिंह दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने। और मनमोहन सिंह ने एक रिकॉर्ड भी बनाया कि वो जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 2 पूर्ण कार्यकाल अपने पूरे किए। 5-5 साल के अपने पूरे कार्यकाल 2 पूरे किए। इससे पहले ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं रहा जिसने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए हों। दूसरी बात ये थी कि मनमोहन सिंह की जीत का कारण क्या रहा इन चुनावों में। वोटिंग ट्रेंड की हम इन वीडियो में बात करते हैं। तो जीत के अगर कारणों की बात करें तो UPA सरकार के कामों को हमें देखना पड़ेगा। तो UPA फर्स्ट सरकार में जो काम हुए थे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम हुआ था, वहाँ पे क्या था, एक तो सूचना का अधिकार लाया गया। दूसरी बात ये थी मनरेगा का। जो मनरेगा को आप जानते हो कि वर्ल्ड बैंक ने भी इसको सराहा है, आज भी ये योजना चल रही है जिसमें ग्रामीण जो कुशल जो हमारे श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनको काम दिया जाता है, गारंटीड काम दिया जाता है। तो रोज़गार की गारंटी देना एक बहुत बड़ा कदम था। UPA 1 सरकार की पॉलिसी थी। और चुनाव पूर्व सीटों का बंटवारा हो गया था। जो चुनाव लड़ा था सोनिया गांधी ने, हालांकि सोनिया गांधी की अध्यक्षता में भी चुनाव लड़ा गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, चुनाव से पूरी जो UPA के अलग दल थे, जो और दूसरे दल थे, उनके साथ चुनाव से पहले ही सीट बंटवारा हो गया था। तो पहले से ही क्लियर हो जाता है जब सीट बंटवारा होता है तो कि किसको कहाँ से चुनाव लड़ना है, कौन सी पार्टी किस सीट से लड़ेगी। तो वो उसी तरह से लोगों के पास जाते हैं और अपने जनसंपर्क बनाते हैं। तीसरी बात ये थी कि आप यहाँ पे ये देखोगे कि BJP की हार का क्या कारण रहा। BJP लगातार दूसरी बार चुनाव हार गई। तो उसका हार का कारण ये भी रहा कि BJP के जो PM उम्मीदवार थे इन चुनावों में वो थे लाल कृष्ण आडवाणी। और लाल कृष्ण आडवाणी को आप जानते हो कि मैंने आपको इनके बारे में पहले बात की है। काफ़ी दिग्गज और वरिष्ठ नेता हैं BJP के, जनसंघ से जमाने से जुड़े हुए नेता हैं। परंतु इनकी जो छवि थी BJP में वो कुछ ऐसी थी कि सांप्रदायिक छवि इनकी मानी जाती थी। उसके लिए आपको देखते हो कि इन्होंने राम मंदिर यात्रा शुरू की थी। BP सिंह जब PM थे उस ज़माने में राम मंदिर यात्रा शुरू की थी मंडल आयोग के विरोध में, कि जातियों के आधार पर समाज को नहीं बटाएंगे, हम धर्म के आधार पर राजनीति को इन्होंने प्रोग्रेस किया था। दूसरी बात, अटल बिहारी के ज़माने में भी इन्होंने एक रथ यात्रा की थी, भारत उदय यात्रा। तो और आप ये भी देखोगे कि जब अटल बिहारी को PM चुना गया था, आप जानते हो अटल बिहारी ने गठबंधन की सरकारें चलाई। तो गठबंधन की सरकार में 2 वरिष्ठ नेता BJP के जब यही थे, एक तो अटल बिहारी थे और एक लाल कृष्ण आडवाणी थे। तो लाल कृष्ण आडवाणी को तब भी PM इसी वजह से नहीं चुना गया था कि लाल कृष्ण आडवाणी की जो छवि है वो थोड़ी सांप्रदायिक है, प्रो हिंदू है हम जिसको कहें तो। और ऐसा होने के कारण हो सकता है कि गठबंधन के दूसरे जो दल हैं वो नाराज़ हो जाएं, लाल कृष्ण आडवाणी को समर्थन न दें। इस वजह से एक उदारवादी और समन्वयवादी जो नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको चुना गया था प्रधानमंत्री पद के लिए। पर यहाँ पे आने के बाद भी जब चुनाव लड़ा गया लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में, तो BJP फिर चुनाव हार गई। मतलब कुल मिला के बात ये है कि भारत की जनता ने सांप्रदायिकता वाली छवि को स्वीकार नहीं किया। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सूचना का अधिकार। इससे पहले मैंने बताया था कि पिछले चुनावों में क्या हुआ था, EVM का प्रयोग हुआ था पहली बार।
ईवीएम के ऊपर भी वर्तमान राजनीति में काफ़ी विवाद है। आप देखते हैं विपक्ष के जो सांसद हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, वो कहते हैं कि ईवीएम की वजह से सत्ताधारी पार्टी चुनाव जीत जाती है। तो उसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि वो एक उनके पास एक तर्क होता है कि दुनिया के बहुत से ऐसे विकसित देश हैं जहाँ पर जो टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं, अमेरिका जैसे, और वहाँ पे ईवीएम से चुनाव नहीं होता। तो भारत में ईवीएम से चुनाव क्यों हो, जबकि चुनाव तो किसी भी लोकतंत्र की आत्मा है। तो जब ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है तो फिर कैसे चुनाव कह सकते हो कि आप हमारा लोकतंत्र सच्चा लोकतंत्र है। लेकिन बात यह है कि ईवीएम को जो पार्टी विरोध कर रही है, उन्हीं पर वही पार्टी ईवीएम को लेके आई थी। और भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से आप देखते हो कि अगर आप बैलेट पेपर से वोट कराना चाहते हो तो भारत की कितनी पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन में चुनाव कराना कितना पैसे से भी कितना भारी हो जाएगा, और टाइम टेकिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों प्रकार के तर्क हैं। तो आप इन पे अपना विचार कीजिए और फिर कमेंट में मुझे बताना कि क्या ईवीएम का प्रयोग सही है या गलत है। दूसरी बात ये कर लेते हैं कि जब सूचना का अधिकार 2005 में लाया था, मैं बता देता हूँ, सूचना का अधिकार एक मजदूर किसान संगठन है जो राजस्थान में ब्यावर में काम करता था। अरुणा राय उसकी अध्यक्ष थी। तो उन्होंने सबसे पहले इसकी मांग की थी राजस्थान सरकार के विरुद्ध, और ब्यावर में उसके लिए आंदोलन भी हुआ था। बाद में आप एक केस था, मैंने इमरजेंसी के ज़माने में एक केस की चर्चा की थी, राजनारायण केस वर्सेस इंदिरा गांधी के खिलाफ जो केस लड़ा था राजनारायण। तो उस केस में भी 1975 की बात है, उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो भारत के संविधान की धारा 19 की 1 का ए जो आर्टिकल है, अभिव्यक्ति की अधिकार, तो अभिव्यक्ति का अधिकार ये है कि तो हम भारत का संविधान लोगों को बोलने का अधिकार देगा। बोलने का अधिकार तो जब ही मिलेगा जब हमारे पास कोई सूचना होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का तर्क दिया था कि हमारे जो संविधान है वो हमें बोलने का अधिकार देता है, तो हमें सूचना मांगने का भी अधिकार है। इस वजह से एक क्रांतिकारी अधिकार दिया गया यूपीए सरकार में कि हम किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से किसी के भी बारे में अगर कोई भारत का नागरिक सूचना मांगना चाहे तो वो बशर्ते कुछ गोपनीय सूचनाओं को छोड़कर वो सरकार को सूचना देनी पड़ेगी। ये तो आपका लागू किया गया था सूचना का अधिकार। बाद में जाके ये यूपीए सरकार के लिए ही हानिकारक सिद्ध हुआ, और वर्तमान में इसकी क्या पोजीशन है वो इसकी समीक्षा की जा सकती है, आप देख लोगे। मनरेगा का जो मूलभूत रोजगार की गारंटी दी गई 100 दिन की, वो भी एक मेन फैक्टर रहा मनमोहन सिंह सरकार को दोबारा लाने में। और दूसरी बात ये थी कि मनमोहन सिंह सरकार ने एक आर्थिक स्थिरता भी दी थी। जो देश की विकास दर थी वो अपने चरम पर थी, उतनी विकास दर अभी तक किसी भी सरकार ने प्राप्त नहीं की है। तो इन चुनावों की बात हम यहीं तक करते हैं, फिर अगले देखते हैं 16वें लोकसभा चुनावों में, जहां पर वर्तमान जो मोदी जी हैं उनका जो काल है वो शुरू होगा, और देखेंगे फिर।